नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित और हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत की राज व्यवस्था। दोस्तों, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं भारत की संविधान सभा का गठन, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, भारत के संविधान की विशेषता और भारत के संविधान को प्रभावित और प्रेरित करने वाले आंतरिक और बाह्य विदेशी स्रोत। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका सीधा सा अर्थ यह निकला है कि अभी तक हम लोग संविधान रूपी जो भव्य और बुलंद इमारत है उसके इर्द गिर्द घूमकर उसकी भव्य सुंदरता और वास्तुकला के दर्शन कर रहे थे। आइए अब संविधान में प्रवेश करें। जैसे ही आप संविधान की पुस्तिका को हाथ में लेते हैं मित्रों, तो आपको सर्वप्रथम नजर पड़ती है प्रस्तावना या उद्देशिका पर। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान प्रारंभ होता है प्रस्तावना से, उद्देशिका से, द प्रियम्बल से। क्या है यह प्रस्तावना, इसे जानें। परीक्षा में इससे जुड़े हुए बेहद सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जिसे आप शुद्ध हिंदी में उद्देशिका भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे आप कहते हैं द प्रियम्बल। सवाल उठता है मित्रों कि प्रस्तावना क्या है, यह उद्देशिका क्या है। तो इस बात को समझ लें, प्रस्तावना या उद्देशिका किसी भी देश के संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है। यदि आपको किसी भी देश के संविधान और वहां की शासन व्यवस्था को समझना है, यदि आपको किसी भी देश के जनता के चरित्र को समझना है, यदि आपको किसी भी देश के शासन की प्रकृति, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य और उसके स्वरूप को समझना है, या आपको किसी भी देश के संविधान निर्माताओं की मानसिक स्थिति को, उनकी विचारधारा को, उनके दर्शन को समझना है, तो आपको उस देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब प्रस्तावना न केवल संविधान की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान के लक्ष्यों का निर्धारण करती है, अपितु उस देश की शासन व्यवस्था और शासन की प्रकृति का भी निर्धारण करती है। और इसके साथ ही साथ संविधान निर्माताओं के चरित्र, संविधान निर्माताओं के दर्शन और संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने का भी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है प्रस्तावना। यदि आपके पास किसी भी देश के संविधान को पढ़ने का समय नहीं है, तब उस देश की प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का संपूर्ण सार है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह कुंजी नोट है जिसे पढ़कर आप उस देश के संपूर्ण संविधान से परिचित हो सकते हैं। तो आइए प्रस्तावना को जान लें। सबसे पहले तथ्यात्मक जानकारियां लेते हैं मित्रों। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का वो प्रथम देश कौन था जिसने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, तो हमारा जवाब होगा वो देश था अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम देश जिसने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। दूसरा बिंदु, हमारे देश की जो प्रस्तावना है इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। और याद करो मित्रों, आप इस बात को पढ़ चुके हो, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर गंभीर विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से खड़े होकर के जिस दिन इस प्रस्तावना को पारित किया, वो तारीख थी 22 जनवरी 1947। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे उसमें 8 प्रस्ताव थे और ये प्रस्ताव संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे थे कि आने वाले दिनों में हम कैसा संविधान बनाएंगे। इसमें यह प्रावधान किए गए थे कि सभी राज्यों को, रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। विदेशी राज्यों और भूभागों को भी भारत संघ में शामिल किया जाएगा। भारत की जनता को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाएंगे। भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता इसकी गारंटी प्रदान की गई। भारत के सारे लोगों को सार्वभौमिक और प्राकृतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई। तो एक तरह से वचन पत्र था मित्रों, एक घोषणा पत्र था कि हम हमारे संविधान में इन बिंदुओं को शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में ध्यान रखें 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने कब इसे पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। कितने प्रस्ताव थे उद्देश्य प्रस्ताव में? 8 प्रस्ताव थे। वो कौन सदस्य था जिसने प्रस्तावना के इन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के समक्ष उर्दू में प्रस्तुत किया? तो जवाब होगा मोहनलाल सक्सेना के द्वारा। तो इस प्रकार से यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका है। यह संविधान का ब्लूप्रिंट है, यह संविधान का नील पत्र है, या यूं भी कह सकते हैं कि यह संविधान का आधारभूत तत्व है। तो यह तो हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारियां। आइए मित्रों, अब बात करें प्रस्तावना से जुड़े हुए अगले बिंदुओं पर। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि हम देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो क्या जानकारी मिलती है प्रस्तावना या उद्देशिका से? तो ध्यान रखें मित्रों, संविधान की प्रस्तावना में 4 तत्व निहित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में और खास करके उच्चतर प्रतियोगी परीक्षाओं में और खास करके आरएस और आईसीएस के मेंस में इस तरह के प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके तत्व क्या है। तो ध्यान रखें, प्रस्तावना 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है मित्रों, ध्यान रखें। अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ने से 4 बातें स्पष्ट हो जाती है, 4 बातें क्लियर हो जाती है। ये 4 बिंदु क्या है, आइए जानें। नंबर 1, किसी भी देश की प्रस्तावना सर्वप्रथम तो यह साबित करती है कि उस देश में शक्ति का स्रोत किसमें निहित है, अर्थात शासन की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है, कौन शक्तियों का उपभोग करता है, प्रस्तावना इसकी जानकारी देती है। नंबर 2, प्रस्तावना यह भी बताती है कि उस देश की जो शासन व्यवस्था है, उस देश का जो संविधान है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या होते हैं। अर्थात प्रस्तावना किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करती है। तीसरी बात, प्रस्तावना यह भी बताती है कि उस देश के शासन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। और प्रस्तावना यह भी बताती है कि यह जो संविधान लागू हो रहा है या जो संविधान अंगीकृत हो रहा है, स्वीकार हो रहा है, उसकी तिथि क्या है। तो वापस से सुने, प्रस्तावना 4 तत्वों से मिलकर बनी है, 4 तत्व शामिल है। नंबर 1, शक्ति का स्रोत किसमें है। नंबर 2, शासन व्यवस्था के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। नंबर 3, शासन की प्रकृति क्या है। और नंबर 2, उस देश का संविधान कब लागू हुआ, कब स्वीकार हुआ या कब अंगीकृत हुआ। आइए अब जरा संक्षेप में इन सब चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहला बिंदु, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत बताती है। आपसे यह पूछा जाए मित्रों कि भारत के संविधान की प्रस्तावना या भारत के संविधान में शक्ति का स्रोत कौन है, तो अभी हम इस पर बात करेंगे। हमारी प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात को इंगित करता है कि भारत में शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए कि भारत में शासन की अंतिम शक्ति किस में निहित है, तो ध्यान रखें वो जनता में निहित है। यहां 1-2 चीजें बहुत तरीके से क्लियर कर ले मित्रों। एक शब्द बदलते ही हमारा उत्तर बदल जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो जवाब होगा भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संप्रभु कौन है, तो जवाब होगा भारत में संसदीय संप्रभुता है। भारत में शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तो हमारा जवाब होगा कि शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। तो ये जो प्रथम पंक्ति है हमारी प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, ये बात साबित करती है कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा लिखा गया है
और भाषा के प्रतिनिधियों द्वारा लिखित है। इसका मतलब संविधान जनता ने बनाया है, संविधान जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया है और हमारा संविधान संपूर्ण शक्ति भारत की जनता को सौंपती है। इसका मतलब भारत में जो भी शासन संचालन होगा वो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। तो पहला बिंदु, शक्ति का स्रोत कौन? तो आप कहेंगे भारत के संविधान में शक्ति का अंतिम स्रोत है भारत की जनता। इस बात को क्लियर कर लें, शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता, ऐसा हमारी प्रस्तावना बताती है। दूसरा बिंदु, प्रस्तावना यह भी बताती है कि भारत की शासन व्यवस्था के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। अभी जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसी बात की चर्चा करेंगे। हमारी प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, यानी भारत में प्रजातंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी। हमारी प्रस्तावना यह कहती है कि भारत का संविधान भारत को गणतंत्र या गणराज्य घोषित करता है। हमारी प्रस्तावना यह साबित करती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह प्रस्तावना यह घोषित करती है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। तो इसका सीधा सा अर्थ है मित्रों कि भारत की शासन व्यवस्था के लक्ष्य और उद्देश्य है भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करना, भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना और भारत में समाजवादी ढांचे को, समाजवादी अवधारणा को मजबूत करना। इन सारे शब्दों पर अभी हम चर्चा करेंगे, पर मोटे तौर से इतना जान लें कि हमारे संविधान की प्रस्तावना यह कहती है कि भारत कैसा देश है। तो जवाब होगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में गणतंत्र है, भारत में पंथ निरपेक्षता है, भारत में समाजवादी व्यवस्थाएं प्रचलित है। इसका मतलब यह भारत के संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण कर रही है। तो पहली बात, प्रस्तावना भारत में शक्ति का स्रोत बताती है। दूसरी बात, प्रस्तावना भारत में शासन के लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करती है। तीसरी बात, प्रस्तावना शासन की प्रकृति के बारे में बताती है कि शासन की प्रकृति कैसी होगी। इसका मतलब प्रस्तावना यह बताती है कि हमारी शासन व्यवस्था नागरिकों को क्या चीज प्रदान करेगी। और प्रस्तावना पढ़ेंगे तो यह बात साबित होती है कि प्रस्तावना यह कहती है कि भारत के सारे ही नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, यानी न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन है। हमारी प्रस्तावना कहती है नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसमें स्वतंत्रता के बिंदु भी समाहित है। हमारी प्रस्तावना यह कहती है कि सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता मिलेगी, यानी जीवन में आगे बढ़ने के अवसर और सभी नागरिकों की गरिमा एक समान होगी। और हमारी प्रस्तावना यह कहती है कि भारत में बंधुत्व का प्रचार प्रसार होगा, भारत में एकता और अखंडता स्थापित की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी प्रस्तावना से साबित होती है। और अंतिम बिंदु यह कहता है कि हमारा संविधान जो अंगीकृत हुआ है वो कब हुआ है। तो प्रस्तावना में अंगीकृत होने की तिथि भी लिखी हुई है और वो तिथि आप जानते हैं मित्रों, वो तिथि है 26 नवंबर 1949, नवंबर 26, 1949। और इस दिन हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया, अपनाया। ये सारे के सारे बिंदु चलते हैं। अब इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो वापस से समझे इस बात को, प्रस्तावना 4 तत्वों से मिलकर बनी है। नंबर 1, शक्ति का स्रोत कौन है। नंबर 2, शासन व्यवस्था के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। नंबर 3, शासन की प्रकृति क्या है। और नंबर 4, संविधान के अंगीकृत होने की तिथि क्या है। ये कुछ बातें साबित होती है प्रस्तावना से। आइए अब बात करें प्रस्तावना से जुड़ी हुई कुछ और बातों की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में से 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं मित्रों कि प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग, यह प्रथम पंक्ति किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो आप पढ़ चुके हैं इसी बात को। और यह प्रथम पंक्ति प्रभावित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यहां से इस प्रथम पंक्ति को ग्रहण किया गया है, स्वीकार किया गया है। और दूसरा प्रश्न आ जाए कि हमारे देश की प्रस्तावना या प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना की भावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये 2 सामान्य बिंदु याद रखने, पिछली कक्षाओं में हम इनका जिक्र कर चुके हैं। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति अमेरिकी संविधान से,
प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भावना, या सीधा सा शब्द आ जाए प्रस्तावना, तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रेरित में ध्यान रखें मित्रों, मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूं, कट कॉपी पेस्ट नहीं है। हां, वो जो भावना है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य और उद्देश्य है, वो जरूर इस देश के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है। पर ध्यान रखें, शब्द भारतीय जनमानस और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लिखे गए हैं। तो यह शाब्दिक चोरी नहीं है मित्रों, ध्यान रखें। यहां केवल और केवल भावनाओं को ग्रहण किया गया है, आदर्शों और दर्शन को स्वीकार किया गया है। तो ये दो तो हो गई सामान्य बातें प्रस्तावना से जुड़ी हुई। अब आते हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। आजकल प्रस्तावना से जुड़े हुए सर्वोच्च न्यायालय के वाद बड़े महत्वपूर्ण तरीके से किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और आप जानते हैं आजकल प्रश्न पूछने के तरीके बदल गए। अब परंपरागत प्रश्नों के स्थान पर नवीन अवधारणाओं वाले प्रश्न आते हैं, और खास करके न्यायिक निर्णय और न्यायिक वाद संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों में शामिल होते हैं। यहां पर एक विवाद उठा है मित्रों, और उसी विवाद के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। विवाद ये उठा है मित्रों कि क्या भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे संविधान का अंग माना जाए, क्या इसे संविधान के भाग में शामिल किया जाए। विवाद इस बात को लेकर है। आप जानते हो मित्रों कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। भारत का संविधान 22 अलग अलग भागों में विभक्त है, और भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और हमारी जो प्रस्तावना है इन अनुच्छेदों, इन भागों और इन अनुसूचियों से परे है, बाहर है। अर्थात प्रस्ताव संविधान के प्रथम पृष्ठ पर हमारी प्रस्तावना लिखी हुई है, और तत्पश्चात ये अनुच्छेद और भाग लिखे हुए हैं, और बीच बीच में अनुसूचियां लिखी हुई है। अब विवाद इस बात को लेकर उठा कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए, क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए, नंबर 1। और यदि संविधान का अंग या भाग है तो क्या हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्या। आप जानते हो मित्रों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 जो हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देती है। प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार संविधान के दूसरे उपबंधों में संसद संशोधन करती है, क्या उसी प्रकार भारत की संसद प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है क्या। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या हमारी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इस बात को लेकर न्यायालय के समक्ष कई सारे प्रश्न आए, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भिन्न भिन्न वादों में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले दिए। ताइए सर्वप्रथम इन महत्वपूर्ण वाद को देखें और फिर भारत की प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तावना से संबंधित। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला निर्णय प्रस्तावना से संबंधित था, और वो था बेरुबाड़ी केस, बेरुबाड़ी वाद। वाद यानी केस, और ये मुकदमा है 1960 का। मित्रों, ये बेरुबाड़ी वाद एक क्षेत्र से संबंधित है जिसका नाम है बेरुबाड़ी। और बेरुबाड़ी विवाद उत्पन्न हुआ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के मध्य हुए एक समझौते के कारण। फिरोज खान नून, और संक्षेप में हम इसे नेहरू नून समझौता भी कह लेते हैं। और यह नेहरू नून समझौता हुआ था 1958 में। इस समझौते में यह तय हुआ कि भारत के द्वारा बंगाल का जो क्षेत्र है बेरुबाड़ी, वो तत्कालीन पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। आज के लिए बेरुबाड़ी बांग्लादेश में आ जाता है। अब सवाल उठा, जब इस समझौते में यह तय हुआ कि बेरुबाड़ी पाकिस्तान को दिया जाएगा, तो विवाद उठा कि क्या भारत अपना क्षेत्र दे सकता है क्या। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारत की संसद विधि बनाकर किसी भी विदेशी भूभाग को, किसी बाह्य क्षेत्र को भारत में अर्जित या विलय कर सकती है। पर सवाल यह उठा कि क्या भारत अपना भूभाग किसी अन्य को दे सकता है क्या। और इसी संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में यह कहा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया। नंबर 1, पहला बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। मित्रों ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 1,
प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, यदि यह संविधान का अंग या भाग नहीं है, इसका मतलब हमारी संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। तो पहला बिंदु, प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। दूसरा बिंदु, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही कि प्रस्तावना भारत के संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत है। इसका मतलब संविधान निर्माताओं के विचार क्या थे, उनकी भावना क्या थी। यदि आपको संविधान निर्माताओं के विचारों को समझना है, उनके मस्तिष्क की बातों को समझना है, तो आपको प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। और चौथा बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया, इसमें यह कहा कि यदि संविधान का कोई प्रावधान अस्पष्ट है, यदि संविधान में किसी बिंदु का उल्लेख नहीं है, यदि संविधान की कोई पंक्ति या कोई भी लाइन या कोई उपबंध अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जानने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाए। अर्थात एक बार वापस से दोहरा दूं कि भारत के संविधान में कोई चीज स्पष्ट नहीं है, किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, किसी बात को लेकर विवाद है या कोई बात ढंग से नहीं समझ में आ रही है, तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाए। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत है। तो बेरूबाड़ी विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? नंबर 1, प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। नंबर 2, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। नंबर 3, हमारी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत है। और नंबर 4, यदि संविधान में कोई पंक्ति अस्पष्ट है, यदि संविधान में किसी बिंदु का उल्लेख नहीं है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। तो ये कुछ बिंदु क्लियर हुए बेरूबाड़ी वाद से। बेरूबाड़ी वाद के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और वाद आया। केस का नाम था सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान वाद। सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार। और यह केस आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1965 में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया कि नंबर 1, हमारी प्रस्तावना संविधान का अंग या संविधान का भाग नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान से परे माना, संविधान से पृथक माना। और दूसरा बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। इसका मतलब यदि आपको संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानना है, तो आपको प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। तो वापस से सुने, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार केस कब आया? 1965। क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने? प्रस्तावना संविधान का अंग या संविधान का भाग नहीं है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। और तीसरा बिंदु कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का स्रोत है, मस्तिष्क की कुंजी है। इसका मतलब इस केस में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग स्वीकार नहीं किया गया। इसी तरह का केस आया 1967 में। केस बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से भी, और मुकदमे का नाम था गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य केस। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य केस और मुकदमा 1967 का भारत के न्यायिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुकदमा गोलकनाथ वाद। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, नंबर 1, पहला बिंदु, इस मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग स्वीकार किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को बरकरार रख रहा है और वो की वो बात वापस से दोहराई है जो पहले भी कही थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। दूसरा बिंदु, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना शाश्वत है और प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना शाश्वत है,
अजर अमर है, इससे कोई छेड़खानी या खिलवाड़ नहीं हो सकता। और तीसरा बिंदु, हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत की संसद अनुच्छेद 368 के तहत जिस प्रकार संविधान की अन्य विधियों और उपबंधों में संशोधन करती है, उस तरह के संशोधन प्रस्तावना में नहीं कर सकती। इसका मतलब अनुच्छेद 368 के तहत आप प्रस्तावना को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, आप प्रस्तावना को सीमित नहीं कर सकते, आप प्रस्तावना पर कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकते, या यूं कह लो कि आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। तो एक बार वापस से जाने, बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा? नंबर 1, प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। दूसरा बिंदु, प्रस्तावना कैसी है? संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना शाश्वत है, प्रस्तावना अपरिवर्तनशील है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, और अनुच्छेद 368 भारत की प्रस्तावना पर लागू नहीं होता है। परंतु लगा दिया मित्रों, ध्यान रखें, परंतु सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बेहद महत्वपूर्ण मुकदमा आया, और वो केस था केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य केस। आप ये कहेंगे कि ये वो मुकदमा था जिसने भारत की न्याय प्रणाली को, भारत के संविधान को और भारत के संवैधानिक विकास और इतिहास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य केस का मुकदमा, आप यह कहेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास का एक मील का पत्थर है, एक माइलस्टोन है। 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 7-6 के बहुमत से यह फैसला दिया। और इस मुकदमे में, मुकदमा है मित्रों 24 अप्रैल 1973 का। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसलों को बदल दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। परंतु देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले की समीक्षा की है, उसका पुनरावलोकन करके अपना पूर्ववर्ती फैसला बदल दिया, और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और दूसरा बिंदु, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत अंग है। और चूंकि जब प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसका मतलब अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब अनुच्छेद 368 प्रस्तावना पर प्रभावी है और हमारी प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जैसे यह फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के पीछे वाले फैसले खारिज हो गए, रद्द हो गए। तो वापस से जाने, प्रस्तावना संविधान का भिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत अंग है, और हमारी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से संविधान के दूसरे उपबंधों और दूसरे विधियों में संशोधन करती है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि यह फैसला वर्तमान में भी प्रचलित है मित्रों, ध्यान रखें। तो आपके समक्ष किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हां, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो यह मुकदमा था केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। इसी तरह का एक और मुकदमा आया मित्रों, और वो मुकदमा था बम्बई वर्सेज भारत संघ। बम्बई वर्सेज भारत संघ 1994 का मुकदमा। कर्नाटक के जनता दल के पूर्व मुख्यमंत्री बम्बई और उनका भारत संघ के विरुद्ध मुकदमा 1994 का। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो केशवानंद भारती केस में दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? वही बात, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत अंग है। इसका मतलब प्रस्तावना और संविधान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, हमारी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है मित्रों, ध्यान रखें। तब इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो तुरंत से आपके दिमाग में बात आनी चाहिए केशवानंद भारती केस और बम्बई केस।
और ये दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट अंतिम जजमेंट दे चुका है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और हमारी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ये तो कुछ हुए मुकदमों की बात मित्रों। अब आते हैं प्रस्तावना में कि हमारी प्रस्तावना की विशेषता क्या है और प्रस्तावना किस तरह से भारत के शासन की प्रकृति को, भारत के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करती है। तो प्रस्तावना और हमारे प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है वो ये कहती है, हम भारत के लोग। यहां से हमारा संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पंक्ति ये साबित करती है कि भारत का संविधान भारत की जनता ने बनाया है और संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है। और यह पंक्ति हमने ली है अमेरिका के संविधान से। और यह पंक्ति शासन की अंतिम शक्ति किसको सौंपती है? जनता को सौंपती है। यह जनता की शक्ति और जनता की ताकत की द्योतक है। तो हम भारत के लोग। अगली लाइन यह कहती है कि भारत कैसा देश होगा, यानी भारत के शासन की प्रकृति कैसी होगी। अब इन शब्दों पे ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि परीक्षा में ये शब्द क्रम से पूछे जाते हैं, तो आपको क्रम भी याद रखना है, आपको इनका अर्थ भी ध्यान रखना है। तो क्या कहती है हमारी प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्दों पे ध्यान देना है मित्रों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी सोशलिस्ट, फिर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब जरा इन शब्दों पर गौर करें। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय है कि भारत अब ब्रिटिश शासन का अधिराज्य नहीं है, अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं है। 1935 का अधिनियम हम पर प्रभावी नहीं है, क्योंकि अब हम हमारा संविधान से नियंत्रित और संचालित है। इसका मतलब घरेलू रूप से और वैदेशिक रूप से भारत सार्वभौम है। भारत किसी अन्य सत्ता के अधीन नियंत्रित और निर्देशित नहीं है, क्योंकि अब भारत का शासन भारत के खुद के संविधान से नियंत्रित और संचालित होता है। तो ये जो शब्द है मित्रों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये किसी भी देश की संप्रभुता, सॉवरेंटी को इंगित करता है। इसका मतलब हमारी संप्रभुता हमारे संविधान में निहित है। और ये पंक्ति ये कहती है कि अब न तो 1935 का अधिनियम, न ब्रिटिश शासन, न ब्रिटिश संसद, न ब्रिटिश क्राउन, हम किसी से भी नियंत्रित और निर्देशित नहीं है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य वैदेशिक रूप से भी। तो हम आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरीकों से सार्वभौम है। हमारी शक्ति का स्रोत जनता और संविधान है। तो पहला शब्द भारत कैसा देश है, तो ध्यान रखें भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। दूसरा शब्द क्या कहता है कि भारत कैसा देश होगा? समाजवादी होगा। समाजवाद पर हम चर्चा कर चुके हैं मित्रों, और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के संविधान पर समाजवाद के दर्शन का प्रभाव रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और भी बहुत सारे जो संविधान सभा के बड़े बड़े सदस्य थे, कहीं ना कहीं समाजवादी अवधारणा से प्रेरित और प्रभावित थे। परंतु ध्यान रखें, हमारे मूल संविधान में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था। कांग्रेस का 1955 में जब अवार्डी अधिवेशन हुआ मित्रों, और उसमें कांग्रेस के द्वारा समाजवाद की अवधारणा को अपनाया गया। और आगे हम पढ़ेंगे अभी इसी बात को कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय दे चुका है मित्रों कि हमारी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और इसलिए आप देखिए इंदिरा जी ने क्या किया, 1976 42वां संविधान संशोधन किया और हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, और उसमें पहला शब्द जोड़ा समाजवादी। यह शब्द यह इंगित करता है मित्रों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी रहेगी, अर्थात भारत में उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का यानी राज्य का नियंत्रण रखा जाएगा। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो समाजवाद की अवधारणा कहीं न कहीं अप्रासंगिक हो गई है, प्राचीन हो गई है। कारण आप जानते हैं, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा जब राव मनमोहन मॉडल प्रस्तुत किया गया, जब भारत में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रारंभ किया गया, और याद करो मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब नव पंचशील का सिद्धांत दिया, तब कहीं न कहीं हमने समाजवाद के ढांचे को दूर कर दिया।
उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण को अपनाया, हमने हमारी अर्थव्यवस्थाओं को उदार बनाया, परंतु फिर भी ध्यान रखें आज भी हमारे शासन के मूल में यह समाजवादी शब्द कहीं न कहीं छिपा हुआ है। और आज भी भारत सरकार की जो आर्थिक योजनाएं है वो कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रभावित रही है। तो समाजवाद का अर्थ है कि भारत में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। अगला बिंदु कहता है पंथ निरपेक्षता, जिसे हम सामान्य अर्थों में धर्म निरपेक्षता भी कह लेते हैं, सेक्युलरिज्म। पंथ निरपेक्षता यह कहती है कि भारत का स्वयं का कोई राजधर्म नहीं होगा। भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति समभाव और सम दृष्टिकोण रखेगी, सारे धर्मों को समान दृष्टि से रखेगी और सारे धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएगी और सारे ही नागरिकों को धार्मिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होगी। इसका मतलब हमारे पास तो धार्मिक अधिकार है नागरिकों के पास तो, परंतु भारत संघ का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत धर्म विरोधी है, ऐसा नहीं है। भारत धर्म निरपेक्ष है, यानी पंथ सापेक्ष है। सारे पंथों और धर्मों के प्रति समान, उदार और सम दृष्टिकोण रखा जाएगा। किसी एक धर्म का प्रचार और प्रसार भारत संघ द्वारा नहीं किया जाएगा। यह शब्द है पंथ निरपेक्षता। लोकतंत्र की बात तो हम कर ही चुके हैं मित्रों, जो ये कहता है कि भारत का शासन भारत की जनता के द्वारा निर्धारित होगा, यानी कहीं ना कहीं इसका अर्थ है कि भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, या यूं कह लें कि भारत में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र है। अर्थात जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भारत पे शासन संचालन किया जाता है। तो भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, पर कैसा लोकतंत्र है? तो आपका जवाब होगा कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। अंतिम बिंदु जो यह कहता है कि भारत कैसा देश होगा? गणराज्य होगा, गणतंत्र होगा, रिपब्लिक स्टेट होगा। और गणराज्य से हमारा अभिप्राय है कि जिस देश का संवैधानिक प्रधान, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। तो जिस देश का संवैधानिक प्रधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा, उस देश को हम कहते हैं गणतंत्र। इसका मतलब राष्ट्रपति कौन होगा हर 5 साल बाद, यह आनुवांशिक आधार पर तय नहीं होता है मित्रों, यह भारत की जनता द्वारा निर्धारित होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से। तो जिस देश का संवैधानिक प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उस देश को आप क्या कहेंगे? गणराज्य। तो क्या भारत गणतंत्र या गणराज्य है? हाँ। क्या भारत में लोकतंत्र है? हाँ। ये सारे बिंदु कहां लिखे हुए हैं? तो आप कहेंगे सारे के सारे बिंदु संविधान की प्रस्तावना में समाहित है, और संविधान में आगे भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में ये सारे के सारे जो भी प्रावधान है वो किसी न किसी रूप में लागू किए गए हैं। अब देखें, वापस से सुने, प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसमें समस्त नागरिकों को। अब अगली लाइन यह कहती है कि हमारा संविधान क्या देता है नागरिकों को, अर्थात हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, हम नागरिकों को क्या चीज देंगे, क्या घोषणा है। तो आइए देखें, अगली पंक्ति यह कहती है कि भारत की प्रस्तावना सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान करेगी। ध्यान रखें मित्रों, परीक्षा में बार बार इस तरह के शब्द आते हैं, कितने प्रकार के न्याय है, कौन सा न्याय प्रस्तावना में लिखा हुआ है, किस न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। कई बार तो इनके क्रम से भी नाम पूछ लिए जाते हैं, तो न केवल क्रम से याद रखना है बल्कि इनके अर्थ भी आपको याद रखने हैं। तो प्रस्तावना यह कहती है कि सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान करेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। नंबर 2 आर्थिक न्याय, और नंबर 3 राजनीतिक न्याय। यानी सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब जरा बात करें ये 3 प्रकार के न्याय कौन से। सामाजिक न्याय यह कहता है कि भारत में किसी भी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, वंश के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दलितों, पीड़ितों और वंचितों के स्वाभिमान, उनके सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा की जाएगी। और जो पिछड़े वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दलित समूह है, महिला है, उनके कल्याण के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे। यह है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय की अवधारणा कहीं न कहीं बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है।
दूसरा बिंदु कहता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय यह कहता है कि भारत इस तरह की व्यवस्था करेगा, इस तरह की योजनाएं चलाई जाएगी कि जो आर्थिक विषमता है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उस खाई को दूर किया जाएगा और इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा कि गरीबों को भी अमीरों के समकक्ष लाया जा सके, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। तो यह है आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय यह कहता है मित्रों कि भारत में सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार है, सभी लोगों को शासन प्रशासन में सक्रिय हिस्सेदारी का अधिकार है। तो ध्यान रखें, कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला बिंदु यह कहता है कि सभी नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएगी। ध्यान रखें, 5 स्वतंत्रताएं। कौन सी है 5 स्वतंत्रताएं? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में यह सवाल आया भी है और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो देखो क्या लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार यह कहता है कि भारत के सारे ही नागरिकों को सोचने का अधिकार है। अभिव्यक्ति यह कहती है कि भारत के हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, वाक स्वतंत्रता है, अपने विचार और भावों को प्रकट करने का अधिकार है। विश्वास यह कहता है कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसके प्रति श्रद्धा रखे, किसके प्रति श्रद्धा ना रखे। अगर आप में विश्वास है तो आप कहते हो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो ये आपका क्या है? ये आपकी विश्वास है उस संस्था के प्रति या उस दल के विचारों के प्रति। अगला बिंदु यह कहता है कि सभी नागरिकों को धार्मिक अधिकार है, किस धर्म को माने, किस धर्म की पद्धति में विश्वास करे। तो चाहे तो किसी धर्म को मानो और ना चाहे तो ना भी मानो, नास्तिक रह लो। अगला कहता है उपासना। उपासना एक तरह की आपकी श्रद्धा और पद्धति है। आप किस धर्म को मानते हैं तो उस धर्म को किस विधि से मानते हैं, उस धर्म की किस पद्धति को आप मानते हैं, तो ये सारी की सारी उपासना में आ जाता है। तो ध्यान रखें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, क्रम भी ध्यान रखने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहां ध्यान रखें मित्रों, संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो अगर पूछे संविधान में कितने मौलिक अधिकार, जवाब होगा 6 मौलिक अधिकार। अगर पूछ लिया जाए, और इसी तरह से आपने देखा होगा हमारे संविधान का अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 भी आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, आपको संघ और समुदाय बनाने का अधिकार है, आपको सभा और सम्मेलन करने का अधिकार है, आपको आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां करने का अधिकार है। ये सारे के सारे अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। पर प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं उल्लेखित है, तो जवाब क्या बनेगा? 5 स्वतंत्रताएं उल्लेखित है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला बिंदु यह कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को 2 प्रकार की समानताएं प्रदान की जाएगी। और ये 2 समानताएं कौन कौन सी है? तो पंक्ति कहती है प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समता। अवसरों की समता, इसका मतलब सारे नागरिकों को प्रतिष्ठा समान होगी, सारे नागरिकों की इज्जत, उनकी गरिमा एक समान होगी। भारत का संविधान सारे नागरिकों के प्रति समान प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार करेगा और किसी के भी साथ भी सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अवसरों की प्रतिष्ठा यह कहती है कि हर नागरिक को जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, अवसरों में कोई भेदभाव नहीं होगा। वो अवसर चाहे आर्थिक हो, वो अवसर चाहे नौकरियों के यानी लोक नियोजन के हो, या अवसर चाहे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे आप भारत के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 16 में भी पढ़ोगे, वहां पर नियोजन की स्वतंत्रताएं है, नियोजन में अवसरों की समानता है, यानी सरकारी नौकरियों में सारे लोगों को समान अधिकार है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानताएं, तो जवाब होगा 2 समानताएं, प्रतिष्ठा की समानता, अवसरों की समानता।
एक बार वापस से दोहराऊं, हमारी प्रस्तावना यह कहती है सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सभी नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। सभी नागरिकों को 2 प्रकार की समानताएं मिलेगी, प्रतिष्ठा की समानता और अवसरों की समानता। ये पंक्तियां ये साबित करती है कि हमारे संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, हमारे शासन की प्रकृति क्या है, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। अगली लाइन क्या कहती है? अगली लाइन ये कहती है कि सारी की सारी चीजें प्रदान करने के लिए नागरिकों में क्या होगा? तो ये लाइन ये कहती है कि सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा, देखिए शब्द गरिमा का भी उल्लेख है, डिग्निटी। इसका मतलब गरिमा का अर्थ है कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वाभिमान, व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसकी इज्जत। तो सारे व्यक्तियों का स्वाभिमान, सम्मान, सबकी रक्षा की जाएगी, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाएगा। और इसी में एक शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये लाइनें ये साबित करती है कि सभी नागरिकों में एकता होगी और भारत संघ अखंड होगा। 1 इंच जमीन भारत से अलग, आजाद और स्वतंत्र नहीं हो सकती। और अगली लाइनें क्या कहती है कि ये सारी चीजें देने के लिए हमारी संविधान सभा कृत संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, आज का मतलब उस दिन जिस दिन संविधान को लागू किया गया था, तिथि का भी उल्लेख है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना तिथि का भी उल्लेख करती है कि वो संविधान कब अंगीकार हुआ है। तो क्या कहती है हमारी प्रस्तावना कि आज 26 नवंबर 1949, और उस दिन हिंदू तिथि क्या? मिति माघशी शुक्ला सप्तमी, मिति माघशी शुक्ला सप्तमी। और उस मिति माघशी शुक्ला सप्तमी और 26 नवंबर 1949 संविधान को क्या किया गया? तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अधिनियमित किया गया। और तीसरा बिंदु है संविधान को आत्मार्पित किया गया। प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति यह कहती है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, अर्थात संविधान को अडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया, अपनाया गया। ये सारे समानार्थक शब्द है। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अधिनियमित किया गया, अर्थात इसे विधिक स्वरूप प्रदान किया गया। और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को आत्मार्पित किया, अर्थात जनता को समर्पित किया। तो प्रथम पंक्ति कहती है हम भारत के लोग, यानी हम ही ने संविधान बनाया है। और अंतिम बिंदु कहता है आत्मार्पित किया, यानी हम ही ने हम ही को अर्पित किया। तो ये लाइनें ये कहती है कि भारत का संविधान जनता द्वारा निर्मित है और भारत का संविधान भारत की जनता को समर्पित है। तो शब्दों पे ध्यान रखना है मित्रों, बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। क्रम भी ध्यान रखना है, अर्थ भी ध्यान रखना है। और क्रम क्या है? अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत है। प्रस्तावना भारत के शासन की प्रकृति, भारत के शासन का स्वरूप, भारत शासन के लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करती है। और हमारी प्रस्तावना संविधान की शक्ति किसमें निहित है इसको भी बताती है। और हमारा संविधान कब अंगीकार हुआ, हमारी प्रस्तावना उस तिथि का भी उल्लेख करती है। तो ये सारी की सारी बातें साबित होती है प्रस्तावना से। और प्रस्तावना को पढ़ने से ये बात तो समझ में आई गई है कि हमारे संविधान निर्माता बौद्धिक दृष्टि से कितने उच्च थे। उनका दर्शन अत्यंत गहन था और वो भारत के नागरिकों को बहुत सारी चीजें प्रदान करना चाह रहे थे। और ये सारी की सारी चीजों का उल्लेख उन्होंने प्रस्तावना में किया है। आइए इसी क्रम आगे बढ़े और परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, केशवानंद भारतीवाद, बम्बईवाद, और इन दोनों ही वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हमारी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो फिर एक प्रश्न उठा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं क्या? तो जवाब होगा हां। अब तक केवल एक बार। कितनी बार? केवल एक बार हमारी संसद ने प्रस्तावना में संशोधन किया है। और कब किया? बड़ा महत्वपूर्ण है। 1976, 1976,
इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला शब्द जोड़ा समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द जोड़ा अखंडता, जिसे हम शुद्ध रूप में लिखते हैं और अखंडता, क्योंकि एकता शब्द तो लिखा हुआ था ही था और उसके आगे शब्द क्या जोड़ दिया? और अखंडता। तो ध्यान रखें, ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये शब्द हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखें, ये मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो आपका जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द एक साथ जोड़े। इनका क्रम भी ध्यान रखना है मित्रों। ये शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? हां है। क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है? हां, कर सकती है। अब तक कितनी बार इसमें संशोधन हुआ? अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ। कितने शब्द नए जोड़े गए? 3 शब्द नए जोड़े गए और वो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। हम इनका जिक्र अभी ऊपर कर चुके हैं। आते हैं अंतिम बिंदु पर, हमारी प्रस्तावना का महत्व क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने और खास करके संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने शब्दों में प्रस्तावना के महत्व को इंगित किया है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण कथन देखें जो न केवल प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं, अपितु परीक्षा में तथ्यात्मक दृष्टि से भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि इस तरह के कथन भी तथ्यों के रूप में किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। तो आइए जाने क्या है प्रस्तावना का महत्व। हमारी संविधान सभा के एक सदस्य रहे हैं ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, और क्या कहते हैं ठाकुरदास भार्गव? ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। देखिए, इसी तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था। याद करो गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। इसी तरह का कथन ठाकुरदास भार्गव का भी है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और यही कथन जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी दिया गया है। तो ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और छोटी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा कथन संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और के.एम. मुंशी ये कहते हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप राजनीतिक जन्म कुंडली है या राजनीतिक जन्म पत्रिका है। इसका मतलब यदि आपको भारत के संविधान को समझना है तो इसकी जन्म कुंडली को पढ़ना पड़ेगा, और वह जन्म कुंडली है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, और ये कथन दिया है के.एम. मुंशी ने। हमारे संविधान के एक विख्यात विधिवेता नानी पालखीवाला, काफी महत्वपूर्ण नाम है मित्रों, नानी पालखीवाला महान विधिवेता रहे भारत के, और नानी पालखीवाला ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र अर्थात यदि आपको भारत के संविधान को समझना है तो आपको पहले प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। फिर से देखें इन कथनों को। नंबर 1 पहला कथन, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव और जवाहरलाल नेहरू ने कहा। प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्रिका है, ऐसा कहा के.एम. मुंशी ने। और प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ऐसा कहना है नानी पालखीवाला का। तो यह थी भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो मित्रों, प्रस्तावना, मैं वापस से दोहरा दूं, भारत के संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत है। प्रस्तावना भारत के शासन की प्रकृति, भारत के शासन के लक्ष्य और
उद्देश्यों का निर्धारण करती है और यह प्रस्तावना ही यह घोषित करती है कि भारत के संविधान में शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रस्तावना बेहद पवित्र दस्तावेज है। यह वो पवित्र तत्व है जो हमारे संविधान का आधारभूत तत्व है, संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना के बिना संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मित्रों, आज हमने प्रस्तावना को पढ़ा, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियों को पढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में इससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न किसी न किसी तरीके से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज अपनी बात को यही समाप्त करें। नए दिन नए विषय के साथ वापस से इसी प्लेटफॉर्म पर मैं उपस्थित होऊंगा। तो आज अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।